नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए, बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया है। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और चपेट में आने से ब्लास्ट के 2 जवान घायल हो गए हैं। ये जो ब्लास्ट है वो एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ था और इसमें 2 जवान घायल हुए हैं और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आईईडी भी बरामद किया गया था। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, सारंडा जंगल में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद जो 2 जवान हैं वो घायल हो गए हैं और आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। इसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हुए। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईईडी को सुरक्षा बलों ने जब्त किया था। इस आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। एसपी ने ब्लास्ट में दोनों जवानों के घायल होने की पुष्टि की है और दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेज दिया गया है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालीबाग क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और देखिए, झारखंड की सत्ता में शामिल महागठबंधन के दल जेएमएम और कांग्रेस के बीच क्या शीत युद्ध का दौर जारी है। निकाय चुनाव में अलग अलग लड़ने की बात से लेकर दोनों दल कई मुद्दों पर अलग अलग राय रखते हैं। हालांकि दोनों पार्टियां ऑल इज वेल होने का दावा भी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी सहयोगी दल में जारी खींचतान पर तंज कसने से नहीं चूक रही। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है? महागठबंधन में दिख रही तालमेल की कमी। गठबंधन हम लोग एक हैं। जेएमएम और कांग्रेस में जारी है शीत युद्ध। क्या अपनी ही सरकार में बेबस है कांग्रेस? के सहयोगियों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, उसका अभाव दिख रहा है। झारखंड की सत्ता में साझीदार दलों के बीच क्या आपसी तालमेल की कमी है? ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि मुख्य सत्ताधारी दल जेएमएम की ओर से सहयोगी कांग्रेस पर उठाए गए सवालों से ही इसकी पुष्टि हो रही है। निकाय चुनाव के बीच जेएमएम की ओर से कांग्रेस पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई, तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठे। इधर कांग्रेस और जेएमएम में जारी तनातनी को लेकर दोनों दलों के नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, गंभीर हैं, व्यस्तता उनकी ज्यादा है, तमाम राज्य को देखना पड़ता है। हो सकता है कि कहीं से जो है कि कनेक्टिविटी में हो सकता है कि हमारे साइड से, कांग्रेस के साइड से या सरकार के साइड से कहीं गैपिंग रहा होगा। हम इसको दूर कर लेंगे और इसको फिर हम शूट आउट कर लेंगे। देखिए, हाईकमान का चीज है, गठबंधन हम लोग एक हैं और सदन में एक हो करके हम लोग जवाब देने का काम करते हैं। तो ये हाईकमान का चीज है, हाईकमान को ही छोड़ दीजिए। गठबंधन में शामिल कांग्रेस बेबस नजर आ रही है। इसकी हाल के दिनों में घटित घटनाओं से संकेत भी मिलते हैं। क्या वाकई कांग्रेस बेबस है? तो इसकी वजह भी है, क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की मांग जेएमएम ने खारिज कर दी है। सीएम से मिलने का कांग्रेस नेताओं को समय नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री ने कहा था विदेश में जाकर देश की बुराई नहीं करते। योगेंद्र साव की गिरफ्तारी और अंबा प्रसाद की गुहार भी इसकी वजह रही। जेएमएम की ओर से कांग्रेस पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया। पूरे मामले पर कांग्रेस ने गठबंधन में ऑल इज वेल होने का दावा किया है। इधर कांग्रेस से जारी शीत युद्ध पर बीजेपी ने तंज कसा और सहयोगी दलों में बढ़ती दूरियों को लेकर कई सवाल भी उठाए। पूरी तरह से सामंजस्य बेहतर है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें भी देख रहे होंगे कि कहां हम अपनी बातों को रखते हैं। विपक्ष चूंकि यहाँ पर पंगु हो चुका है, विपक्ष नहीं है, विपक्ष के पास आवाज नहीं है, तो सदन में भी बातें हमारे विधायकों द्वारा ही उठाई जाती हैं। गठबंधन के सहयोगियों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, उसका अभाव दिख रहा है। और इस चुनाव में उनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि राज्य के लोग भी अचंभित हैं कि जो दल मिलकर राज्य में सरकार चला रहे हैं वो एक दूसरे के प्रति इतना आखिर आलोचनात्मक कैसे हो सकते हैं। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त के रूप में सामने आ जाए,
कहा नहीं जा सकता। विपक्ष का आरोप है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ समय से तालमेल की कमी साफ दिख रही है। ये शीत युद्ध अगर जारी रहा तो सरकार पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस की ओर से पूरे मामले पर सफाई दी जा रही है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। ऐसे में झारखंड की सियासत पर नजर रखने वालों को बड़ी हलचल की उम्मीद दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नशा तस्करों पर हो रही कार्रवाई की। निकाय चुनाव से पहले पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर तस्करों की कमर तोड़ी जा रही है। रांची और सिमडेगा में भी नशा कारोबारियों पर पुलिस का बड़ा प्रहार देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव से पहले नशा पर नकेल, नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार। रांची टू सिमडेगा ताबड़तोड़ एक्शन। झारखंड में निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने नशा तस्करों और शराब माफिया पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। रेलवे से लेकर जिला स्तर तक छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और शराब की दुकानों पर ताले लग रहे हैं। रांची से लेकर सिमडेगा तक नशा तस्करों पर कार्रवाई हुई। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रांची की। निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी करते हुए रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में चल रही एक अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और स्प्रिट की खेप जब्त की गई। हजारों पीस जार को भी जब्त किया गया। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखने से ऐसा लगता है कि टैंकर से स्प्रिट खाली करता है और उसके बाद छोटा छोटा डब्बा में पैक करके इसको कहीं बाहर भेजता है। कोई गिरफ्तारी भी नहीं, गिरफ्तारी नहीं। अभी आगे का इस मामले में अभी आगे की छानबीन जारी है जी। कल भी एक मिनी अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था मांडर अंचल में। जानकारी के मुताबिक ये मिनी शराब फैक्ट्री एक गोदाम में संचालित की जा रही थी। गोदाम को रामगढ़ के निवासी असलम फैजल ने किराए पर लिया था, लेकिन गोदाम का इस्तेमाल अवैध कार्य के लिए किया जा रहा था। बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, उस पर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जांच होती है और किस तरह से जो बड़े शराब माफिया हैं उन पर नकेल कस पाता है। तो सिमडेगा में भी नशा कारोबारियों पर पुलिस का बड़ा प्रहार देखने को मिला। पुलिस ने कोलेबिरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में अफीम की खेती करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में खूंटी और सिमडेगा के साथ ओडिशा के लोग भी शामिल हैं। इसमें कोलेबिरा थाना अंतर्गत ग्राम जितिया टोली एवं बंदरछुआ अंतर्गत अवैध रूप से अफीम की खेती करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इसके संबंध में एसडीपीओ सिमडेगा के नेतृत्व में तथा सीओ कोलेबिरा के उपस्थिति में टीम द्वारा जो है सत्यापन किया गया तथा छापेमारी की गई। इस प्रकार की खेती को लेके यही संदेश रहेगा कि जो भी इसकी कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध जो है पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। साफ है, झारखंड प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रहा। नशा तस्करों और शराब माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सवाल यही है, क्या ये सख्ती चुनाव के बाद भी रहेगी? क्या इस सख्ती से नशा कारोबारियों की कमर टूटेगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन झारखंड में बिल्कुल सख्त है और लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट सदन से मंजूरी मिल चुकी है उसे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष की ओर से पेश किए गए कटौती प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान वे हर सवाल का जवाब देंगे। केंद्र सरकार पर झारखंड की अनदेखी का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि हमारे पास जो संसाधन है उसे ही इतना बढ़ाएंगे कि केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ इस राज्य का कैसे अच्छा हो, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार बेहतर तरीके से इस बात को जानती है। हमें इस बात का भी एहसास है कि केंद्र सरकार झारखंड राज्य को, चूंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है, उनकी कोशिश है, चाहे सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट की हिस्सेदारी हो, ग्रांट इन एड हो या दूसरी योजनाएं, वो समय पर या तो पैसा न दें या उसमें कटौती करते जाए।
इसलिए हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसको इतना आगे बढ़ाएं कि केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता इस सरकार को नहीं पड़े महोदय। देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आगामी 2026-27 का मूल बजट 24 फरवरी को सदन में पेश होने जा रहा है। इस बजट को लेकर झारखंड विधानसभा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 12 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधायकों के सामने बजट को लेकर तकनीकी जानकारी साझा की। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत किया गया है। ऐसे में विधायकों के लिए बजट से संबंधित उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा में सदन से बीजेपी सदस्यों की गैर हाजिरी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे अध्यक्ष से मांग करेंगे कि सदन को बंद कर दिया जाए। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर सदन से नदारद रहने का आरोप लगाया। इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार के बेहतर काम की वजह से बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है और नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा के लोग सदन का मजाक बनाया है, इनके अनुसार सदन नहीं चलेगा। अब आ नहीं रहे बाबूलाल मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, या तो उनको विधायक लोग उनको नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। अब नगर चुनाव ये तो आम रूटीन है, ये तो होना ही है। हम लोग भी व्यस्त थे, तो कोई पार्टी विशेष तो चुनाव नहीं हो रहा है, इतना हाई तबाह क्यों मचा दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं साफ इंडिकेशन है कि भाजपा जो है वो इनके पास मुद्दे नहीं है। और देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर फैसला आया है। परीक्षा में आयु सीमा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की है। अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटाकर 2022 करने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां जेपीएससी परीक्षा को लेकर के आयु सीमा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला आया है। सदन को सूचना देना चाहता हूं, एक जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। अब सभी प्रकार के सार्वजनिक चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है। प्रत्याशी केवल मतदाताओं के घर घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। राज्य में 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। कहीं जुलूस निकाले गए तो कहीं बाइक रैली और पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। जो है प्रचार नहीं करेंगे, पैदल चल के घूम करके जो अपना मेल जोल कर सकते हैं मतदान से, और टीवी पर अखबार पर सभी विज्ञापन बंद रहेगा, लाउड स्पीकर यूज नहीं रहेगा। बाकी प्रशासन की तरफ में पूरी तैयारी लगी हुई है। कल से जो है सभी मतदान केंद्रों के लिए पार्टी डिस्पैच किया जाएगा। कल शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी लोग पहुँच जाएंगे। निर्वाचन की तैयारियाँ की जा रही है, उसी व्यवस्था में सारे लोग लगे हुए हैं। 4307 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर कितने बैलेट बॉक्स हैं? प्रत्येक बूथ पर जो है 2 बड़े मत पेटिका दी गई है। आवश्यकता अनुसार जहाँ मतदाता अधिक है वहाँ जिला निर्वाची पदाधिकारी चाहें तो एक्स्ट्रा मतपेटी भी रख सकते हैं। और देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने निकाय चुनाव को लेकर झारखंड सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बूथों पर सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी पर्याप्त नहीं है। चुनाव की घोषणा के बाद राज्य सरकार शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और न्यायालय के सख्त निर्देश और भाजपा कार्यकर्ताओं के
लगातार आंदोलन करने का परिणाम है। और देखिए, लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विशाल डुंगडुंग ने शहरी क्षेत्र में अपने समर्थकों और भोजपुरी एक्टर ईशिका सिंह के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार विशाल डुंगडुंग ने अपनी जीत का दावा किया। विशाल डुंगडुंग ने के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर रोड शो में शामिल हुए। क्या आया हूँ मैं, चाहे लोहरदगा में आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए, सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए, शैक्षणिक क्षेत्र की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, चाहे बुनियादी सुविधाओं की हम बात करते हैं, सड़कों की, नालियों की, स्ट्रीट लाइट की, इसके साथ साथ हर एक वार्ड में जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए था वो उपलब्ध नहीं है। और मैं बदलाव को चाहता हूं और लोहरदगा का दशा और दिशा को किस तरह से बदला जाए, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। जनता के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं। और देखिए, निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। धनबाद ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी कतरास थाना पहुंचे। थाना प्रभारी सहित कई अन्य थानेदारों और उपस्थित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश उन्होंने दिए। चाईबासा के चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अनुप्रिया सोय ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने पिता पूर्व सांसद विजय सिंह सोय को याद कर भावुक हो गई। नम आंखों से अनुप्रिया ने कहा, पापा की हत्या 25 साल पहले हुई थी। अगर मैं जीत गई तो उनकी तरह ही काम करूंगी। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुजू ने भी अनुप्रिया सोय को वोट देने की अपील की। चाहते हैं चक्रधरपुर का शहर का डेवलपमेंट चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मेरी बात पर आप लोग विश्वास करें और मेरी बेटी को आप लोग वहाँ से जिताएं। अनुप्रिया सोय जो है वो काफ़ी कर्मठ है, पढ़ी लिखी है और काफ़ी शालीन और व्यवहारिक है। हम लोग बहुत मुश्किल टाइम से गुजरे हैं पिताजी के जाने के बाद। आज भी याद है 2010 अप्रैल का दिन था, शाम को ऐसी घटना हुई थी पापा के साथ। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉक में गए। उसके बाद बैक टू बैक सब जानते हैं, ये पूरा झारखंड, पूरा कुल्हान जानता है कि उसके बाद हमारे फैमिली बहुत संघर्ष से गुजरी है। उनसे निवेदन करता हूं कि आप 23 तारीख को हमारी बेटी अनुप्रिया सोय को 1 नंबर पे एयर कंडीशन छाप पर मुहर लगाकर बड़ी ताकत के साथ भारी मतों से विजय दिलाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चास नगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री ने एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की सोच पर सवाल भी खड़ा किया और कांग्रेस की निंदा की। कि देश में जब देश के अंदर एआई समिट हो रहा है और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे भाग लिए हैं, उस समय इस तरह का प्रदर्शन ये दुखद है और इनकी छोटी सोच को दर्शाता है। ऐसे उनसे हम बहुत उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जो देश की बात विदेश में जाके ज़्यादा करते हैं। क्योंकि देश के लोग, देश की जनता सुनते नहीं है, देश की जनता जानते हैं कि इनके जो नाम के अनुरूप इनका काम है, इसलिए इनको ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत की चर्चा करते हैं। देखिए, साहिबगंज में भी प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने खूब पसीना बहाया। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी विनोद चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण किया और डोर टू डोर संपर्क कर समर्थन मांगा। वहीं जेएमएम समर्थित प्रत्याशी रामनाथ पासवान ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर विकास के मुद्दों पर वोट की अपील की। पीने के पानी के लिए मेरे ही प्रश्न पर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बैठ करके समाधान कर लेंगे। 6 वर्ष हो गए, माननीय उच्च न्यायालय के लगातार निर्देश के बावजूद भी आज तक लोगों को पीने के पानी नहीं करा पाए। यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृति कराया हुआ था, आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 वर्षों से कागज पर कागज आ रहा है, आज तक ये जमीन मुहैया नहीं करा पाए।
ऐसी अनेक योजनाएं, मेडिकल कॉलेज की बात करें, केवल झूठ और फरेब के आधार पर, केवल भ्रम फैला करके और यहाँ के लोगों को ठगने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। प्रबुद्ध जनता ने जिस प्रकार से उपेक्षा की है, जिस प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक खेल चल रहा है, शासन की धमक के आधार पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का प्रयत्न चल रहा है, इसका निश्चित रूप से उत्तर देने का काम इस चुनाव में 23 तारीख को साहेबगंज नगर परिषद की जनता भी देने का काम जनता के बीच में निकले हुए हैं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे प्रत्याशी रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान का चुनाव चिन्ह नारियल के पेड़ छाप पर क्रमांक संख्या 15 पर साहेबगंज की जनता विजयी बनाए। मैं वादा के अनुसार साहेबगंज जिला का विकास कर रहा हूं, नगर का भी विकास कर रहा हूं और इनके जीतने के बाद और चांद लगेगा, विकास होगा। और इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।